नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आज एक नए वीडियो के साथ मैं बाल मुकुंद स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत आस्था पर। मित्रों, हम लोग संस्कृत वर्णमाला में वर्ण विचार पढ़ रहे हैं और वर्ण विचार में हमने 5 भागों को पढ़ लिया है। आज वर्ण विचार का ये 6वां भाग है। तो आज हम लोग संस्कृत वर्णमाला में भाग 6 पढ़ेंगे, इसका 6वां भाग पढ़ेंगे। और इसके पहले यदि आपने इसके 5 भागों को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं संस्कृत वर्ण विचार के भाग 6 में। और भाग 6 में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के हल वर्णों को, व्यंजन वर्णों को। इसके पहले के 5 भागों में हमने केवल संस्कृत के स्वर वर्णों का अध्ययन किया है। 5 भागों में केवल हमने संस्कृत के स्वर अक्षरों को पढ़ा है। और आज व्यंजन वर्णों की शुरुआत करेंगे भाग 6 में। तो व्यंजन वर्णों को आइए समझते हैं क्या है ये और किस प्रकार से इसका अध्ययन हमको करना चाहिए और इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए इसको बहुत ध्यान से हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन, जिसे संस्कृत में हल वर्ण कहा जाता है। अच्छा, इसे हल क्यों कहा जाता है? हिंदी में तो इसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है, संस्कृत में इसे व्यंजन के अलावा हल नाम क्यों दे दिया गया? तो आपने इसके पहले पढ़ा होगा, देखा होगा हमारे वीडियोस में, और महेश्वर सूत्र के बारे में जाना होगा। महेश्वर सूत्र में हैवरट से लेकर के हल तक 10 सूत्रों में केवल व्यंजन के वर्ण ही रखे गए हैं, व्यंजन के वर्ण ही मिलते हैं। और वहाँ से एक आपका प्रत्याहार बनता है हैवरट के हा को लेकर के और हल के ला को लेकर के, जिसमें सभी व्यंजन के वर्ण आ जाते हैं। इसीलिए व्यंजन वर्णों को हल भी कहा जाता है। तो महेश्वर सूत्र में देखने के बाद हमको पता चलता है कि इसके पहले 4 महेश्वर सूत्रों में स्वर का वर्णन है और 4 के बाद 5वें से लेकर अंतिम तक 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों का वर्णन है। इसके पहले भी आपको बताया जा चुका है कि स्वर वर्णों को अच कहते हैं क्योंकि अच के अंतर्गत सारे स्वर के अक्षर आ जाते हैं। व्यंजन वर्णों को हल कहते हैं क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन के सभी वर्ण आ जाते हैं। तो इस प्रकार व्यंजन को हल कहा जाता है। और आइए देखते हैं कि व्यंजन क्या है, व्यंजन का वर्ण कैसा होता है। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि इसका काल, इसका समय इतना कम होता है कि इसको हम अकेले बोल नहीं सकते हैं। यह मात्र केवल आधा मात्रा काल का होता है, आधा मात्रा होता है। और हमने बताया आपको मात्रा किसे कहते हैं, एक मात्रा का समय कितना होता है। तो पलक झपकने के समय को ही एक मात्रा काल कहा जाता है। अब सोचिए उसका भी आधा समय, तो उतने कम समय में हम किसी वर्ण को कैसे बोल सकते हैं, अर्थात इसे नहीं बोल सकते हैं। इसके पहले भी आपने श्लोक को हम आपको बताए हैं, वीडियो में आपने देखा होगा, जिसमें कहा गया है एक मात्रो भवेत हर्षो, द्विमात्रो दीर्घोच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो। और अंतिम में चौथे चरण में कहा गया है चार्धमात्रिकम व्यंजनम, व्यंजनम चार्धमात्रिकम, ऐसा कहा गया है कि व्यंजन आधी मात्रा का होता है। तो इतने कम समय वाले वर्ण को हम कैसे बोल सकते हैं? इतने कम समय में हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम नहीं बोल सकते हैं। और इसी परिभाषा में कह दिया गया है कि व्यंजन के अक्षरों को बोलने के लिए हमें दूसरे स्वर वर्णों की सहायता की आवश्यकता होती है। दूसरी भाषा में इसे हम कह सकते हैं कि ऐसा वर्ण, ऐसी ध्वनि जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता पड़े, उसे ही व्यंजन वर्ण अथवा हल वर्ण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। व्याकरण में व्यंजन के वर्णों को लिखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रचलन है, वो इस प्रकार से है
कि किसी भी व्यंजन के अक्षर को लिखना हो तो उसके नीचे एक आड़ी तिरछी रेखा यानी हलंत लगा दिया जाता है। तो इस तरह से कोई अक्षर अगर लिखा हो तो यही आपका केवल और केवल शुद्ध व्यंजन का अक्षर है। बात करते हैं, हमको व्यंजन का प्रत्येक अक्षर इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। यहाँ तक कि माहेश्वर सूत्र में भी इत्संज्ञक वर्णों को छोड़कर जितने भी आपके व्यंजन के वर्ण हैं सबको ऐसे ही लिखा गया है, किसी के नीचे हलंत नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, क्या वो माहेश्वर सूत्र के सभी अक्षर जो इस माहेश्वर सूत्र में सभी अक्षर हैं, क्या उसमें किसी स्वर को जोड़कर लिखा गया है? क्या वे व्यंजन के अक्षर नहीं हैं? तो इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको जानते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। इसे हम लोग पुकारते हैं आधा का, जबकि कोई भी ध्वनि कोई भी वर्ण आधा नहीं होता है, फिर भी हम कहते हैं आधा का। क्यों आधा इसके पहले लगाते हैं? क्योंकि इसकी मात्रा आधी होती है। इसकी मात्रा आधी होने के नाते ही इसे कहने का जो प्रचलन है वो आधा है और बोलते हैं आधा का। वास्तव में आधा का नहीं है, बल्कि ये शुद्ध व्यंजन का एक अक्षर है। इसको चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों सेम है, दोनों एकदम एक चीज है। अच्छा, ऐसा जब लिखते हैं तो इसमें एक स्वर का अक्षर जोड़कर हम लिखते हैं। एक स्वर का अक्षर छोटा आ है, जिसको किसी अक्षर में मिलाने के बाद ये उसी में समाहित हो जाता है। इसका कोई मात्रा रूप नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है, तो इस प्रकार इसमें छोटा आ को समाहित कर दिया जाता है। इस प्रकार कोई अक्षर देखिए जिसके नीचे हलंत ना लगा हो, पूरा लिखा हो, वास्तव में इसमें छोटा आ समाहित होता है, छोटा आ मिला हुआ होता है। तो ये तो है इसकी कहानी। और बात करते हैं इस माहेश्वर सूत्र की। इसमें जितने भी व्यंजन के अक्षर हैं किसी के नीचे भी हलंत नहीं लगा है, तो क्या वो शुद्ध व्यंजन के अक्षर नहीं है? यही क्वेश्चन किया था वरदराज ने महर्षि पाणिनि से। कहा था आपने इसमें जो व्यंजन के अक्षरों को लिखा है क्या सब में आ समाहित है, क्या सब में आ जुड़ा हुआ है? तो पाणिनि महोदय ने कहा, आचार्य पाणिनि ने कहा कि इसमें किसी में भी आ सम्मिलित नहीं है, हमने आ सम्मिलित कर दिया है। तो वरदराज ने पूछा किया क्यों, आखिर क्यों आपने शुद्ध व्यंजन अक्षर को नहीं रखा, क्यों उसमें आ जोड़कर रख दिया है? तो पाणिनि महोदय ने कहा कि इसमें हमने इसलिए छोटा आ को शामिल किया ताकि आप इसे बोल सको, आप इसका उच्चारण कर सको। हम लिखकर ही क्या करेंगे जब उसका आप उच्चारण ही नहीं कर पाओगे, उसे आप बोल ही नहीं पाओगे। इसलिए हमने इसमें छोटा आ को जोड़ कर लिख दिया है ताकि आप इसको बोल सको। इसी प्रकार आप देखते होंगे छोटी क्लास की किताबों में भी वर्णमाला के जो हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर लिखे हुए होते हैं किसी में भी हलंत नहीं लगा होता है, किसी व्यंजन के अक्षर में हलंत नहीं लगा होता है। वो इसीलिए नहीं लगा होता है क्योंकि उसको हम बच्चे या कोई भी उसको पढ़ सके। यदि हलंत लगा के लिख दिया जाएगा तो उसे हम पढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि उसको बोलने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हमें किसी ना किसी स्वर की आवश्यकता होगी। इसलिए उसमें स्वर को जोड़ कर रख दिया गया है। तो ये तो थी कहानी व्यंजन वर्ण की वास्तविक बात को हमने समझा कि क्यों इनके नीचे हलंत लगाया जाता है, क्यों कब नहीं लगाया जाता है। तो बोलना होगा तो इसमें कोई ना कोई स्वर हमको जोड़ना होगा। साधारण तौर पर बोलना होगा किसी व्यंजन वर्ण को तो उसमें छोटा आ हमको शामिल कर देना होगा, शामिल करके ही लिखना होगा। इसी प्रकार वर्णमाला में व्यंजन के अक्षरों का लिखने का जो प्रचलन है वो ऑलरेडी उसमें आ जोड़ कर ही लिखा जाता है, चाहे का हो, चाहे खा हो, चाहे गा हो, चाहे घा हो, चाहे माँ हो। प्रत्येक अक्षर में आ जोड़ के लिखा जाता है ताकि कोई भी पढ़ने वाला इसे पढ़ सके, इसे बोल सके। अन्यथा जब ही हम इसमें से छोटा आ को निकालते हैं तो ये आपका इस तरह हो जाता है, या फिर आप इसके नीचे हलंत लगा दीजिए। ये भी आपका इस तरह हो जाता है, या फिर इसके नीचे हलंत लगा दीजिए। तो ये तो है व्यंजन वर्णों की असलियत, व्यंजन वर्णों की वास्तविकता। और हल क्यों कहते हैं आप लोग जान चुके हैं, क्योंकि इसको माहेश्वर सूत्र के 10 सूत्रों में पाया गया है। उन 10 सूत्रों को संबद्ध करके एक प्रत्याहार बनाया गया है जिसका नाम हल है। इसलिए व्यंजन वर्णों को हल कहा जाता है, क्योंकि हल के अंतर्गत ये सभी व्यंजन के वर्ण आ जाते हैं। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आगे हम लोग चर्चा करते हैं इनकी संख्या पर।
इनकी संख्या को हम लोग देख लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। बाय द वे क्वेश्चन आ जाता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, और संस्कृत विषय में क्वेश्चन आता है, संस्कृत में आपसे पूछ लिया जाता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो जहाँ पर आपने पढ़ा था कि स्वर वर्णों की संख्या 9 है, आ ई उ री री ए ऐ ओ और ऐ, इन 9 अक्षरों को पढ़ा था। उसी प्रकार हम देखते हैं कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो मित्रों, वास्तविक संख्या अगर पूछी जाए वर्णों की, वास्तविक क्रम अगर पूछा जाए वर्णों का, तो हमको सहारा लेना होता है माहेश्वर सूत्र का। हम माहेश्वर सूत्र में गिनेंगे व्यंजन के कितने अक्षर हैं, जितने अक्षर हैं उतने ही संख्या मानी जाएगी। तो हैबरट के हा से लेकर हल के ला तक जितने भी अक्षर हैं सबकी संख्या है 33। तो व्यंजन वर्णों की जो संख्या है इस प्रकार, संख्या जो है वो 33 है। बात करते हैं कि इसमें कुछ और वर्णों को जोड़कर इनकी संख्या बढ़ा दी जाती है। तो इसमें प्रमुख रूप से आपका है संयुक्त व्यंजन, जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये चारों संयुक्त व्यंजनों को जोड़ते हैं तो संख्या इसकी बढ़ जाती है। फिलहाल मूल रूप से, मुख्य रूप से व्यंजनों की जो संख्या है माहेश्वर सूत्र को आधार मान करके वो 33 है, उनकी संख्या 33 है। इस प्रकार आगे हम लोग बढ़ते हैं और व्यंजन वर्णों के प्रकार को देखते हैं। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन की परिभाषा तो आपने खुद बना ली होगी, इतना पढ़ने के बाद आपने खुद सोच लिया होगा कि ऐसा वर्ण, ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करने के लिए, जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता पड़े, वही आपका व्यंजन वर्ण कहलाता है, उसे ही हल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और व्यंजन वर्णों के प्रकार को देखते हैं कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके मुख्य 3 प्रकारों को। हल वर्णों के प्रकार। तो इसके जो मुख्य रूप से प्रकार हैं वो 3 हैं। तीनों में सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, जिसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, जिसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसी चीज़ को आपने अभी हमारे हिंदी वर्णमाला में बहुत जल्दी पढ़ा होगा। वही चीज़ देखिए यहाँ पे आ गई है, लेकिन यहाँ कुछ थोड़ा सा फर्क है, तो थोड़ा सा दूसरी तरीके से हमको पढ़ना है। तो पहला आपका स्पर्श व्यंजन हो जाता है, और दूसरा आपका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत बार आ चुका है, वो दूसरा आपका है अंतः अस्थ व्यंजन। जी हाँ, अंतः अस्थ व्यंजन। और तीसरा जो है आपका मुख्य प्रकार में, तीसरा आपका मुख्य प्रकार वो है ऊष्म व्यंजन। ये हल वर्णों के 3 मुख्य प्रकार हैं। इन 3 मुख्य प्रकारों को बहुत ही विस्तार से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, और इन 3 मुख्य प्रकारों को पढ़ने के बाद इसके कुछ गौण रूप से और भी प्रकार हैं, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। मित्रों, हम लोग इस समय संस्कृत वर्णमाला का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि जितने भी तथ्य हैं सभी तथ्यों को आपके सामने ला सकें, आपके सामने सबको प्रकाशित कर सकें, और क्वेश्चन किसी भी प्रकार का बने तो इस वीडियो से आपका वो क्वेश्चन बन जाए, सही हो जाए। तो इसमें जो 3 प्रकार हैं वो हल वर्णों के 3 प्रकार में पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन, दूसरा प्रकार है अंतः अस्थ व्यंजन, और तीसरा प्रकार जो है वो है ऊष्म व्यंजन। आइए इन सबको बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि इनकी क्या खासियत होती है, क्या विशेषताएं होते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन को जानेंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना होगा। इसका अगला जो भाग बनेगा उसमें हम लोग इस प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमको शार्ट में नहीं पढ़ना है, हमको बहुत ही विस्तार में पढ़ना है। इसलिए इस वीडियो को एंड करना पड़ रहा है, समाप्त करना पड़ रहा है, नहीं तो इसमें हम और पढ़ा देते हैं। पढ़ना है हमको विस्तार से,
तो इस प्रकार चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बगल बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी वीडियो जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और मित्रों में इस वीडियो के लिंक को वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।